अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर ए सेट ए इज़ 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। रिलेशन इन ए, डोमेन, रेंज और रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इन बातों को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन का सलूशन बहुत आसान है। सबसे पहले हम सीखते हैं बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक, और बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है दो लोगों में ताल्लुक या दो नंबर्स में ताल्लुक, दो चीज़ों में कोई किसी भी तरह का ताल्लुक जो होता है वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? इन एवरीडे यूज़, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, इसका मतलब है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो चीज़ों के दरमियान एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कनेक्शन, यानी जिसमें दो चीज़ों का फिज़िकल कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कनेक्शन ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास टीचर पीपल यानी उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक, मदर सन यानी माँ और बेटे का ताल्लुक, हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी का ताल्लुक, ब्रदर सिस्टर बहन और भाई का ताल्लुक। इस तरह से फ्रेंड और फ्रेंड का रिलेशन, हाउस और ऑनर। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। ये तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाइनरी रिलेशन से। जब हम मैथमेटिक्स में रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास कोई से दो नंबर्स में रिलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर 5 और 4 का रिलेशन है। इसका रिलेशन क्या है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 बड़ा है 4 से। 25 और 5 का कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है? इसमें जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे इस पेयर के अंदर 2 और 4 का रिलेशन है, जिसमें जो 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर इस पेयर के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 का रिलेशन है, यानी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इन अबव एग्जाम्पल्स ग्रेटर देन साइन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड इक्वल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस। ये हमारे पास रिलेशंस की एग्जाम्पल्स हैं। रिलेशन मतलब दो नंबर्स में एक ख़ास तरह का ताल्लुक। तो मैथमेटिकली आर रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। मैथ में रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है ऑफ ऑर्डर पेयर, जिस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म होते हैं। इस तरह की फॉर्म में हर एक एलिमेंट एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा होता है, और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स होते हैं और उनके दरमियान कॉमा होता है। जब सेट वाली ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह के पेयर्स लिखते जाएंगे तो वो जो सेट बनेगा उस सेट को रिलेशन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर्स मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। और रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होंगे उन एलिमेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है वो मेंशन भी किया जा सकता है और नहीं भी। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, रिलेशन सिर्फ एक सेट होता है जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब हम समझते हैं कि ये रिलेशन बनता कहाँ से है। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने 3.2 में दो सेट्स का यूनियन लेना सीखा, ए यूनियन बी, या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना सीखा, या ए माइनस बी फाइंड करना सीखा, बिल्कुल इसी तरीके से हम 3.3 में दो सेट्स की प्रोडक्ट लेना सीखेंगे कि दो सेट्स को मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, उनका आंसर कैसे फाइंड किया जा सकता है। दो सेट्स के दरमियान यू मल्टीप्लाई का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, इसे कहते हैं दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के लिए हमें दो सेट्स की ज़रूरत होती है। हम लिखते हैं लेट ए एंड बी
बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट x belongs to A and y belongs to B and is denoted by A क्रॉस B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों, नॉन एम्प्टी हों, एक सेट में लिखा हो 1 2 और एक सेट बी में लिखा हो 3 4, और अगर हम दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो आंसर नंबर्स होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, जो नंबर्स होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, और हर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, वो सेट ए का होगा, और हर पेयर में जो दूसरा नंबर होगा वो सेकंड वाले सेट यानी सेट बी का होगा। इस तरीके से सेट फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट और सेकंड सेट का एक एलिमेंट लेके एक पेयर बनाते जाएंगे, और पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि इस ऑर्डर पे जो x, y है उसमें जो x है उसका ताल्लुक सेट A से है और y का ताल्लुक सेट B से है, और सिंबॉलिकली वी कैन राइट एज हम A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट में एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, और उस पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका ताल्लुक फर्स्ट सेट से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका ताल्लुक सेकंड सेट से होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में हमें रिलेशन बनाने के लिए कहा गया है। अब हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन। जब हम A और B दो सेट्स की मदद से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सब सेट होता है उस सब सेट को हम बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन कहते हैं। फ्रॉम A टू B, A टू B का मतलब है A क्रॉस B, यानी A पहले आएगा और B बाद में आएगा। Ordinarily, a relation will be denoted by a letter R। रिलेशन को लेटर R से जाहिर किया जाता है। उसके बाद उसने पूछा है डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। तो डोमेन क्या होती है? जब A क्रॉस B की मदद से हम रिलेशन बना लेते हैं तो किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्स पेयर होते हैं उन ऑर्डर्स पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट्स को निकाल के एक अलहदा सेट बना लें तो वो डोमेन बन जाती है, और हर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उन एलिमेंट्स को अलहदा करके एक सेट में लिख दें तो वो बाइनरी रिलेशन की रेंज बन जाती है। लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन, और डोमेन को DOM डोम R लिखा जाता है। और द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उनको मिला के एक सेट में लिख दें इज कॉल्ड इट्स रेंज, वो इसकी रेंज कहलाती है। द रेंज ऑफ एनी रिलेशन R इज डिनोटेड बाय RAN, रैन R। रेंज को इस तरीके से लिख सकते हैं और डोमेन को इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और बात लिखी हुई है स्टेटमेंट में, रिलेशन इन A। अब समझते हैं रिलेशन इन A का मतलब क्या है। रिलेशन इन A का मतलब है इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास कोई सेट A हो जो नॉन एम्प्टी हो, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी A का ही A से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, इज कॉल्ड अ रिलेशन इन A। तो जो A क्रॉस A होगी वो रिलेशन इन A कहलाता है। अगर एक ही सेट दिया गया हो और उसी का आपस में ही प्रोडक्ट ले ली जाए तो उसको हम रिलेशन इन A कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट A दिया गया है 1 2 3 4 और हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है।
ये जो रिलेशंस दिए गए हैं इन रिलेशंस की मदद से। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस ए, तो ए में पहले ए लिखा हुआ है तो सेट ए लिखने 1 2 3 4, फिर क्रॉस का साइन और फिर सेट ए लिखा हुआ है, एक बार फिर सेट ए लिख लें 1 2 3 और 4। अब हमने इन दो सेट्स की प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट में क्या करना है, हमने यूँ सेट लगाना है और पहले फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाकर लिखना है। यानी 1 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 2 के साथ 1 2, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे। अब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेकर हमने सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया। अब हमने फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट 2 को सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से मिलाना है। 2 1, उसके बाद 2 2, 2 3 और 2 4। उसके बाद हमने फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट लेकर उसको सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से मिलाना है। बनेगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। और अब हमने आखिरी एलिमेंट को सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से मिलाना है, तो ये बन जाएगा 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4। तो ये ए क्रॉस ए की मदद से जितने पेयर्स बन सकते थे वो हमने बना लिए। यहाँ पर हर एक पेयर के दरमियान भी कॉमा आएगा और पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट्स के दरमियान भी कॉमा आएगा। उसके बाद इस रिलेशन की मदद से हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से हमने ये रिलेशन बनाने हैं। अब इस रिलेशन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें y और x की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी इस सेट के अंदर ऐसे पेयर्स लिखने हैं जिसमें हर पेयर के अंदर x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए और वो पेयर्स हमने यहाँ से ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पेयर है 1 और 1 जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1। हर पेयर का जो पहला नंबर होता है उसका नाम x होता है और हर पेयर का जो दूसरा नंबर होता है उसका नाम y होता है। तो जिसमें x और y इक्वल हों वो पेयर्स यहाँ से ढूंढने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेयर है 2 2 और एक पेयर है हमारे पास 3 3 और एक पेयर है हमारे पास 4 4। इन चार पेयर्स में x और y की वैल्यू इक्वल है। तो ये चारों पेयर्स हम यहाँ पर लिखते हैं 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन गया। अब इस बाइनरी रिलेशन से हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज, आर की डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, हर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनको इकट्ठा करके अलहदा करके एक सेट में लिख दें तो वो रिलेशन की डोमेन बन जाती है। और हर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होता है उनको अलहदा करके एक सेट में लिख दें तो वो रिलेशन की रेंज बन जाती है। याद रखें, डोमेन और रेंज का सेम होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमें कहा गया है जो बाइनरी रिलेशन के अंदर पेयर्स होने चाहिए उसमें ऐसे पेयर्स होने चाहिए कि हम दोनों पेयर्स के अंदर x और y की वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 5 आए। ऐसे पेयर्स हमने यहाँ से ढूंढकर लिखने हैं जिनमें
फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 5 आए। एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करने से आंसर 5 आए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक पेयर है 1 और 4 का, दूसरा पेयर है 2 और 3 का, तीसरा पेयर है हमारे पास 4 और 1 का। तो 1 4 4 1 2 3 और एक पेयर है हमारे पास 3 2। ये चार पेयर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो ये चार पेयर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं जो इस शर्त को पूरा कर रहे होंगे, यानी 1 4 2 3 3 2 और 4 1। अब हमने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन क्या है, हर पेयर का पहला एलिमेंट अलग करके एक सेट में लिख दें 1 2 3 और 4। तो ये इस रिलेशन की डोमेन बन गई। अब हमने इसकी रेंज लिखनी है। तो रेंज में क्या करते हैं, हर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। तो याद रखें सेट के अंदर नंबर्स की तरतीब जो मर्जी हो सकती है। यहाँ पे 4 3 2 1 लिखा है, हम 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। सेट के अंदर नंबर्स की तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमने ऐसे पेयर्स सिलेक्ट करने हैं जिनमें x और y की वैल्यू को प्लस करें तो आंसर 5 से लेस आए, 5 से छोटा आए। तो ऐसे हमने पेयर्स यहाँ से ढूंढ के लिखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई लेस देन 5, यानी x और y की वैल्यू को प्लस करके जो आंसर आए वो आंसर 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसे पेयर्स हमने यहाँ से ढूंढने हैं। तो यहाँ पर देखें एक है हमारे पास 1 1 1 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे आंसर आएगा 3, 3 5 से लेस होगा। 1 और 1 2, 2 भी 5 से लेस होगा। 1 3 2 1 2 2 और 3 1। बाकी जितने भी पेयर्स हैं इनमें 4 और 2 को प्लस करेंगे 6, 6 5 से बड़ा आएगा। 4 और 1 को प्लस करेंगे आंसर 5 आएगा, वो 5 के इक्वल होगा। हमने सिर्फ वही पेयर्स लिखने हैं जिनमें x और y की वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 5 से लेस आए। तो ये पेयर्स हम यहाँ पर अलहदा करके लिख लेते हैं। रिलेशन को r से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रिलेशन के अंदर जो पेयर्स आएंगे वो ये बनते हैं 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और उसके बाद 3 1। ये हमारे पास 6 पेयर्स हैं जो हमारी इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। मैंने आपको बताया डोमेन क्या होती है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। इसमें लिखा है 1 1 और यहाँ भी 1। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो डोमेन में एक ही बार लिखेंगे। याद रखें सेट के अंदर कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। 1 को एक बार लिख दिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन डोमेन में 2 को सिर्फ एक ही बार लिखना है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। तो इसकी डोमेन है 1 2 3। अब हमने इसकी रेंज लिखनी है। तो रेंज में क्या करते हैं, हर पेयर का सेकेंड एलिमेंट अलहदा करके एक सेट में लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 1 2 और 3 लिख दिया। यहाँ पे दोबारा 1 2 और 1 आ गया है, 1 भी लिख दिया है और 2 भी लिख दिया है। तो ये हमारी रेंज आ गई। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें x और y की वैल्यू को प्लस करें तो आंसर 5 से बड़ा आए। x और y की वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 5 से बड़ा आए। अब हमने यहाँ से ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं। तो याद रखें यहाँ पर हमारे पास वो पेयर्स हैं 2 4
3,3, 3,4, 4,2, 4,3 और 4,4 ये वो पेयर्स हैं जिनमें x और y की वैल्यू को ऐड करने से आंसर 5 से बड़ा आएगा। 4 और 1 को प्लस करने से आंसर 5 के इक्वल आ रहा है। 2 और 3 को प्लस करने से आंसर 5 के इक्वल आ रहा है और हमें 5 से बड़ा आंसर चाहिए। तो जिन पेयर्स पर मैंने ग्रीन सर्कल किया है ये हमारा रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। तो ये हम यहाँ से हम अलहदा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पेयर्स आएंगे हमारे पास। पहला पेयर है हमारे पास 2,4, फिर 3,3, उसके बाद 3,4, 4,2, 4,3 और 4,4 ये वो सारे पेयर्स हैं जिनमें x और y पहली और दूसरी वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 5 से बड़ा आएगा। अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। इसकी डोमेन क्या है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 3, एक 2 है, 3 और 3 दो बार है, डोमेन में एक ही बार लिखेंगे। 4, 4 और 4 तीन बार है, 4 को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद रेंज, इस रिलेशन की रेंज लिखनी है। रेंज में हर पेयर का सेकंड एलिमेंट 4, 3, 4 और 3 लिख दिया, फिर 4 आ गया, 2 लिख दिया, फिर 3 आ गया, 3 पहले लिखा हुआ है, फिर 4 आ गया, 4 पहले लिखा हुआ है। ये इसकी रेंज है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने इसमें रिलेशन इन ए, ये ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया। फिर हमने जो नीचे रिलेशंस बनाने को कहे थे वो रिलेशन बनाने के बाद उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। कह रहा है ये जो 4 डायग्राम्स हैं इनमें से कौन कौन सी डायग्राम्स फंक्शन को जाहिर करती हैं और जो फंक्शन हैं वो किस टाइप के फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फंक्शन क्या होता है और फिर फंक्शन की टाइप्स कैसी होती हैं। पेज नंबर 57 पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए भी। फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। यानी एक रिलेशन की पर्टिकुलर टाइप, रिलेशन की एक खास टाइप का नाम फंक्शन होता है। एक खास तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं जो हमारी इन खूबियों पर पूरा उतरता होगा, उसको हम फंक्शन कहेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो समझते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए और बी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हों तो f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। f मीन फंक्शन, इज अ रिलेशन, जो फंक्शन होता है वो पहले तो एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी यानी ए क्रॉस बी का, यानी 2 सेट ए और बी से ए क्रॉस बी फाइंड करें और वहां से एक रिलेशन बनाएं, वो रिलेशन फंक्शन होगा। इफ f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, जो फंक्शन है पहली बात तो वो a क्रॉस b का सबसेट होगा और दूसरी बात जो फंक्शन की डोमेन होगी, जो हम रिलेशन बनाएंगे जो उस रिलेशन की डोमेन होगी वो हमारे फर्स्ट सेट के इक्वल हो जाए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में ये एक रिलेशन बनाया, इस रिलेशन की हमने डोमेन और रेंज लिखी, तो जो इस रिलेशन की जो डोमेन है 1 2 3 4 वो डोमेन इसी सेट A के इक्वल है। तो अगर किसी रिलेशन की जो डोमेन है वो ओरिजिनल फर्स्ट सेट के इक्वल हो जाए तो वो रिलेशन फंक्शन होता है। जबकि यहाँ पर देखें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें डोमेन है 1 2 3 और सेट ए है 1 2 3 4। इसका मतलब है ये जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है
जो थर्ड रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है और फोर्थ रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। जिस रिलेशन की डोमेन पहले वाले सेट के इक्वल हो जाए वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी रिलेशन की डोमेन सेट ए के इक्वल हो जाएगी तो वो फंक्शन होगा, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। और तीसरी बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी फंक्शन के अंदर जो पेयर लिखे होंगे उस पेयर में कोई से भी दो पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हम जो रिलेशन एफ है उसको फंक्शन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। इस बात का क्या मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन में हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो डिफरेंट है। 1 2 3 और 4 हर पेयर का पहला एलिमेंट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर देखें ये 1 यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। वो कहता है किसी भी पेयर में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 भी दो पेयर्स में पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। जो रिलेशन फंक्शन होना चाहिए उसमें ये दो मेन खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो डोमेन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के सेट के इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी बात किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल ना हो, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के मुताबिक हमने ये सेट ए लिख दिया और ये सेट बी लिख दिया, जबकि इसकी जो रेंज है वो रेंज 2 4 और 6 है। क्योंकि जब हम इस डायग्राम को पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का पेयर बन रहा है 2 के साथ, 3 का पेयर बन रहा है 4 के साथ और 5 का पेयर 6 के साथ। जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो हर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट 2 4 और 6 रेंज बनेगी 2 4 और 6, जबकि सेट बी है 2 4 6 8, यानी सेट बी और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, और जो रेंज है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट के पास सेट से एलिमेंट्स कम होने चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जो हमारी इस शर्त को पूरा करे वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। डायग्राम के मुताबिक अगर सेकंड सेट में से कोई नंबर मिस हो, उसके साथ कोई एरो ज्वाइन ना हो रहा हो, तो वो इनटू फंक्शन होता है। डायग्राम को देखना हो तो फर्स्ट सेट में से कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और सेकंड सेट में से कोई एलिमेंट मिस हो और सिर्फ एक ही नंबर के साथ ज्वाइन करे तो वो इनटू फंक्शन होता है। और अगर डायग्राम के बगैर देखें तो याद रखना है कि जो रेंज है फंक्शन की रेंज वो सेट बी का यानी सेकंड वाले सेट का सबसेट होनी चाहिए और वो रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 1-to-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का दो नाम है, दूसरा है इंजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a into b is such that second elements of no two of its order pairs are same, then it is called an injective function। कहता है कि जब हम इस डायग्राम को पेयर की फॉर्म में लिखें तो बनेगा 1, a 2, b, और कहता है इसमें हर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए।
अगर हर पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो तो वो 1 to 1 फंक्शन होता है। और फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट हो ही नहीं सकता। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए, और अगर सेकंड भी रिपीट ना हो तो वो 1 to 1 फंक्शन होता है। और डायग्राम में सिर्फ एक ही नंबर के साथ ज्वाइन होता है। एक नंबर एक से ज्यादा नंबर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। थर्ड टाइप है ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। If a function f from a to b is such that range of f is equal to b, then every element of b is the image of some element of a। यानी सेट b के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हों वो सेट a में किसी ना किसी नंबर का इमेज ज़रूर हों। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट a है, इसमें c1 का इमेज है m1, सेट c2 का इमेज है m1 और C3 का इमेज है M2। इसको कहते हैं इमेज और इसको कहते हैं प्री इमेज। C3 का इमेज है M2, यानी वो कहता है सेट B में जितने भी नंबर्स लिखे हों वो सेट A में हर एक नंबर का इमेज हों। एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A। B का हर एक एलिमेंट सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज हो। देन f इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी अगर डायग्राम में देखें तो अगर सेट B में से भी कोई नंबर मिस ना हो तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 मिस था, 8 किसी का भी इमेज नहीं था, 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 6 है और 8 किसी का इमेज नहीं है। यहाँ पर C किसी का इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शंस नहीं हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी नंबर का इमेज होना चाहिए, तो ये ऑन टू फंक्शन है। और ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इन टू फंक्शन है। इन टू फंक्शन के लिए सेकंड सेट में से कम से कम एक नंबर का मिस होना ज़रूरी है। उसके बाद टाइप 4 है हमारे पास 1 to 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन f from a to b is said to be a bijective function if it is both 1 to 1 and on to। Such a function is also called 1 to 1 correspondence between the set A and B। डायग्राम में देखें तो 1 to 1 की शर्त यह है कि सिर्फ एक नंबर का एक ही इमेज होना चाहिए। तो A का इमेज Z है, B का इमेज X है, C का इमेज Y है, एक नंबर का सिर्फ एक ही इमेज है। और 1 ऑन टू की कंडीशन क्या है कि सेकंड सेट में से कोई भी नंबर मिस ना हो, बल्कि सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का इमेज हो। तो ये डायग्राम दोनों कंडीशंस पूरी कर रही है, इसलिए इस डायग्राम में जो फंक्शन शो किया गया है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इस डायग्राम को रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें दो पेयर्स ऐसे आए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है। तो अगर दो पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट 1 1 सेम लिखा हो तो ऐसा रिलेशन फंक्शन ही नहीं होता। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा कि हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर दो या दो से ज़्यादा पेयर्स ऐसे आ जाएं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, उसके लिए हमने पढ़ा कि अगर इस डायग्राम को हम रिलेशन की फॉर्म में लिखें तो अगर हर पेयर का सेकंड एलिमेंट डिफरेंट हो, इधर सेकंड एलिमेंट 1 है, इधर सेकंड एलिमेंट 3 है, इधर सेकंड एलिमेंट 5 है, तो ये 1 to 1 फंक्शन होता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि अगर सेकंड सेट में
कोई नंबर मिस ना हो, यानी सेकंड सेट का हर एक नंबर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का इमेज हो, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम सेकंड की तरह। इसमें देखें हर पेयर का सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब है ये 1 to 1 फंक्शन है। अगर डायग्राम से देखें तो एक नंबर का सिर्फ एक ही इमेज हो तो वो 1 to 1 फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन 1 to 1 है। और दूसरी बात, अगर सेकंड सेट का हर एक नंबर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का इमेज हो तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। और वो फंक्शन जो 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये पार्ट नंबर 2 और 3 बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें देखें हमने पढ़ा अगर सेकंड सेट का कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, सारे पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट हो ही नहीं सकता। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता, और अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। और अगर डायग्राम में कोई सेकंड सेट का कोई एलिमेंट मिस हो जाए, वो किसी का इमेज ना हो, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। इस वक्त ये इन टू फंक्शन है। इन टू फंक्शन के लिए सेकंड सेट में से कोई नंबर मिस होना चाहिए, या सेट बी, इस रिलेशन की जो रेंज है वो सेट बी का सब सेट होनी चाहिए। सेट बी के एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई और जेड, जबकि सेट बी की इस रिलेशन की रेंज है हमारे पास एक्स और जेड। रेंज में सिर्फ एक्स और जेड आएगा और बी में क्या है एक्स वाई जेड। तो जो रेंज है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ये इन टू फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ g ऑफ x इज दिस एंड h ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं और इन दो फंक्शंस की मदद से हमें ये 6 वैल्यूज फाइंड करने के लिए कही हैं। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पार्ट 1 में हमें g0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इस फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर ब्रैकेट में x लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में 0 लिखा है। इसका मतलब है इस फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करें। तो हम यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 3x की जगह पे 0 पुट करते हैं। 3 zeros are 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2। ये हमारे पास g0 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास g-3, नहीं कह रहा है अब x की जगह पे -3 पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास x की जगह पे -3 पुट करेंगे, 3 इंटू -3 प्लस 2, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 -7। यानी ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन में अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर a आएगा। जो वैल्यू हम x की जगह पुट कर रहे हैं वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है और जो आंसर आता है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। इसका मतलब अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में -3 जो है वो -3 के साथ ज्वाइन होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें x की जगह पे लिखा हुआ है 2/3, यानी हमने यहाँ पर x की जगह पर 2/3 पुट करना है। ये 3 यहाँ पर x की जगह पे 2/3 प्लस 2, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 का आंसर आ गया 4, यानी g ऑफ 2/3 का आंसर है 4।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब लिखा हुआ है h1 यानी h वाले फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करें। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पर x की जगह 1 पुट करेंगे। तो h1 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 2। तो h1 की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद h माइनस 4 यानी इस फंक्शन में अब x की जगह पे -4 पुट करें और वैल्यू फाइंड करें। h की जगह पे -4 लगाया, यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 1, -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 17। उसके बाद यहाँ पर h की जगह पे -1/2 पुट करना है। h की जगह पे -1/2 पुट करें, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, -1/2 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, 1/4 प्लस 1। अब 1/4 में 1 ऐड करना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ये 4 और ये 4 सेम हो, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देते हैं, और एलसीएम वाली वैल्यू अगर किसी नंबर के नीचे ना हो तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 4। अब 1 और 4 को ऐड करें तो आंसर आ गया 5/4 यानी h ऑफ -1/2 का आंसर है 5/4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ये हमें फंक्शन दिया गया है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। इसमें a और b कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। इफ f3 इज इक्वल टू 8 एंड f6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें ये फंक्शन दिया गया है और हमें ये दो कंडीशंस दी गई हैं, यानी इस फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 8 के इक्वल लिखेंगे, और इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो उसका आंसर हम 14 के इक्वल लिखकर दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस की मदद से हम a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से ही हिंट लेते हुए एक बार x की जगह पे 3 पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट किया इज इक्वल टू a, x की जगह पे 3 पुट कर दिया प्लस b प्लस 1। तो ये बन जाएगा 3a प्लस b प्लस 1, और ये लिखा है f3, और स्टेटमेंट के मुताबिक f3 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे 8, और ये वाला प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा यहां से f6 यानी अब हमने इस फंक्शन में x की जगह पर 6 पुट करना है। तो यहां पर f6 x की जगह पे 6 पुट कर दें इज इक्वल टू a, यहां पर भी x की जगह पे 6 पुट कर दें प्लस b प्लस 1। यहां पर a को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6a प्लस b प्लस 1। ये लिखा हुआ है f6, और f6 किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो हम f6 की जगह पर लिख देते हैं 14, और फिर ये वाला प्लस 1 इधर आके -1 हो गया, ये रह गया 6a प्लस b। 14 माइनस 1 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
दोनों इक्वेशंस में जो प्लस बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, इसके साइन सेम हैं। ये भी बी प्लस वाला है और ये भी बी प्लस वाला है। जो वैल्यूज सेम हों और उनके साइन भी सेम हों, उनको कट करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 6a और 3a ये दो सेम वैल्यूज नहीं हैं, इसलिए इनको कट नहीं किया जा सकता। ये दो वैल्यूज सेम हैं और इनके साइन भी सेम हैं। सेम वैल्यूज के साइन भी सेम हों तो उनको कैंसिल करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 7 माइनस 13 माइनस 6 और इज इक्वल टू 3a माइनस 6a, ये आ जाएगा -3a। अब ये -3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 इस 6 से कैंसिल होके a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ये a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। 7 इज इक्वल टू 3, a की जगह पर मैंने लिख दिया 2 प्लस b। उसके बाद 7 वैसे का वैसे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस b। ये 6 इधर आके -6 इज इक्वल टू b। 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। a और b कांस्टेंट नंबर्स हैं और ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, हमें ये दो कंडीशंस दी गई हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इन दो कंडीशंस की मदद से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि एक बार हमने x की जगह पे -1 पुट करना है और दूसरी बार हमने x की जगह पे 2 पुट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह पे -1 पुट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इस फंक्शन में हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं। a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब g -1 0 के इक्वल है तो हम g -1 की जगह पर लिख देते हैं 0। a को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया -a प्लस b प्लस 5। अब ये +5 दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -a प्लस b और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद दोबारा हम इसी फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करते हैं। ये फंक्शन हमने लिखा g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा g2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस b प्लस 5 वैसे का वैसे। अब कह रहा है g2 10 के इक्वल है तो g2 की जगह पर हम 10 लिख देंगे। ये बन जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। ये प्लस 5 इधर जाके -5 हो जाएगा और ये बनेगा 2a प्लस b। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ भी प्लस b है और यहाँ पर भी प्लस b है। ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। इनको कैंसिल करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन का नंबर लिखा हो वो इक्वेशन ऊपर लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -5 इज इक्वल टू -a प्लस b, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, इसका कोई साइन नहीं तो ये प्लस वाली होगी, इसका साइन चेंज करके माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं तो ये प्लस वाली होगी, इसका साइन चेंज करके माइनस। ये प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये -5 और ये -5, ये हो गया -10। जब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें तो नए साइन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, पुराने साइन का कोई असर नहीं होगा। -a और -2a ये हो जाएगा -3a। अब ये -3 इस -10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -10 ओवर -3, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/3। a इज इक्वल टू 10/3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी a की इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर 10/3 पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -5 इज इक्वल टू -a प्लस b। यहाँ पर -5 इज इक्वल टू -a की जगह पे 10/3 प्लस b वैसे का वैसे। अब ये -10/3 राइट साइड पे जाके +10/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू b वैसे का वैसे। उसके बाद ये -5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब एलसीएम वाली वैल्यू जिस नंबर के नीचे ना हो ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस, और ये एलसीएम की वैल्यू और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे, इज इक्वल टू b। -15 प्लस 10 -5/3 इज इक्वल टू b। ये हमारी b की फाइनल वैल्यू है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। एक फंक्शन ये है और इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 और f ऑफ x की ही दूसरी वैल्यू ये है 32, फाइंड द x वैल्यू, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी fx है और ये भी fx है, दोनों ही fx की वैल्यूज हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो fx इज इक्वल टू 32, तो ऐसे कह लें कि जो fx की ये वाली वैल्यू है वो इस fx की जगह पर पुट कर दी, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। fx की ये वाली वैल्यू इस fx की जगह पर पुट कर दी, तो 5x इज इक्वल टू 32, ये +1 इधर जाके -1 हो गया, और 5x इज इक्वल टू 32 - 1 31। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 31/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग, यानी हमने दोनों को कंपेयर किया है, तो इनकी लेफ्ट साइड्स तो आपस में इक्वल थी तो इनकी राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू cx² प्लस d where c and d are constant numbers if f of 1 is equal to 6 and f minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d। तो c और d की वैल्यूज
फाइंड करनी है। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किए, बिल्कुल उसी मेथड से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र प्लस डी, और इस फंक्शन में एक बार x की जगह -1 और एक बार x की जगह -2 पुट करके दो इक्वेशंस बनाएंगे और उनकी मदद से c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की जगह पर यहाँ पे पुट करते हैं 1, f1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो f1 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो f1 की जगह पर लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस डी। 6 इज इक्वल टू सी को 1 से मल्टीप्लाई करें सी प्लस डी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी मेथड से हम अब दोबारा इसी फंक्शन में सी एक्स स्क्वायर प्लस डी में x की जगह पे -2 पुट करेंगे। f -2 इज इक्वल टू सी इंटू -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब f -2 किसके इक्वल है? 10। f -2 की जगह पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू सी -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी, और ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4c प्लस डी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दो इक्वेशंस की मदद से c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स गौर करें, इस इक्वेशन में भी प्लस डी है और प्लस डी है, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। सेम वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं हैं, इसलिए डी को कैंसिल करेंगे। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन का नंबर लिखा हो वो इक्वेशन आपने ऊपर लिखनी है। 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी और 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे। ये 10 के साथ कोई साइन नहीं तो ये प्लस वाला है, इसका साइन चेंज करके माइनस। ये 4c के साथ भी कोई साइन नहीं तो इसका साइन प्लस वाला होगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो नीचे माइनस। अब ये प्लस डी और माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 10 ये बचेगा -4 इज इक्वल टू सी -4c, ये बचेगा -3c। अब ये -3 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3, ये c की वैल्यू है। अब ये c वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लिखते हैं पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो ये बनेगा 6 इज इक्वल टू c की जगह पे लिख दिया 4/3 प्लस d, और ये प्लस 4/3 इधर जाके हो जाएगा -4/3। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और एलसीएम वाली वैल्यू जिस नंबर के नीचे ना लिखी हो ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 माइनस, और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देते हैं। अब 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14/3 इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास d की वैल्यू है। इस तरह ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।